हेलो दोस्तों। आज मैं आपके साथ एक टॉपिक शेयर करना चाहती हूँ जो ये वो टॉपिक है जो आज के टाइम में सबसे ज़्यादा इग्नोर्ड टॉपिक है, लेकिन ये मेरे लिए और शायद आप सबके लिए भी ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ये टॉपिक है शादी का सही मायने में अर्थ। हम सब ने शादी के बारे में कई डेफिनेशन सुनी है, लेकिन क्या हमने कभी इसको गहराइयों में जाकर सोचने की कोशिश की है कि शादी का कॉन्सेप्ट क्या है? कभी इसको समझने की कोशिश की है? मैं भी एक लर्नर हूँ और मैं अपने कुछ सवालों के जवाब ढूंढ रही हूँ जो हर पल मेरे मन में उठते हैं जब भी मैं किसी कपल को लड़ते हुए, झगड़ते हुए, टूटते हुए देखती हूँ या चुपचाप जीते हुए देखती हूँ। जैसे कि ऐसा लगता है जैसे उनकी लाइफ में कोई रस ही नहीं रह गया, किसी तरीके से कोई खुशी नहीं है उनके चेहरे पे। मतलब आपस में जस्ट लाइक ऐसे कि ये एक जिम्मेदारी है, मेरी एक ड्यूटी है, इसलिए मुझे इनके साथ रहना है, इसलिए मुझे इसके साथ जीवन व्यतीत करना है। इस तरीके से जीते देखती हूँ तो मेरे मन में ये सवाल बार बार उठ के आता है। तो उसी दिन से मुझे ये हुआ था कि मुझे इस चीज़ को एक्सप्लोर करना है कि एक्चुअली शादी का कंसेप्ट क्या है। जैसे आजकल के बच्चों का तो विश्वास ही नहीं है शादी पे। वो लोग लिव इन में रहना चाहते हैं। उनको लगता है कि जो शादी करके करना होता है वो सब तो हमें इसमें मिल ही जाता है, तो क्यों हम इस जिम्मेदारी को उठाएं, क्यों एक ऐसा बोझ लाइफ टाइम हम अपने साथ लेके चलें। तो वो लोग उन लोगों के दिमाग में भी जो शादी का कंसेप्ट है वो बिल्कुल भी क्लियर नहीं है, क्योंकि उनको ट्रस्ट इश्यूज दिखते हैं, इनसिक्योरिटी दिखती है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स दिखती हैं और सबसे बड़ी बात लड़ाई झगड़े दिखते हैं। बच्चे बचपन से आज पेरेंट्स को लड़ता झगड़ता देखते हैं, तो उनके दिमाग में जो कंसेप्ट बन गया है वो यही बन गया कि जो शादी है वो एक लड़ाई झगड़े का घर है, जिम्मेदारी है। मतलब इससे ऊपर उठ के उन्होंने ना देखा, ना हम लोग शायद इससे ऊपर उठ के उसको जी रहे हैं, ना हम लोग उसको एक्सप्लोर कर पा रहे हैं। लेकिन क्या ये सोच सही है? इसे एक बार बैठ के सोचने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर हम लोग शादी के कंसेप्ट पे बात नहीं करेंगे, इसको एक्सप्लोर नहीं करेंगे, तो हम लोग धीरे धीरे वेस्टर्न कल्चर की तरफ चले जाएंगे। तो जहाँ पे वो लोग भी शादी को, वैसे तो मैंने देखा कि वेस्टर्न कल्चर में भी शादी तो है ही है। सब 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 उसमें आप किसी भी देश में चले जाओ तो मैरिज का कंसेप्ट तो सब जगह पे है। तो चलो हम इस सफ़र पे एक साथ चलते हैं, एक साथ इसको एक्सप्लोर करते हैं। और कुछ क्वेश्चंस मेरे हैं, कुछ क्वेश्चन उम्मीद है मुझे आपके भी होंगे। तो हम उन सब चीज़ों को एक साथ मिलके एक्सप्लोर करते हैं कि एक्चुअली मैरिज का कंसेप्ट क्या है। तो इस जो ये मैरिज का कंसेप्ट है, इसकी एक मैं सीरीज़ बना रही हूँ जिसका ये पहला एपिसोड है। और इस पहले एपिसोड का नाम मैं कंसेप्ट ऑफ मैरिज रख रही हूँ। व्हाट इज़ द कंसेप्ट ऑफ मैरिज। और मेरा नाम मीना गुप्ता, अ लर्नर ऑफ सोलफुल लव, नॉट अ प्रीचर ऑफ परफेक्शन। तो मेरे को इसी तरीके से जानो कि मैं भी एक लर्नर हूँ, क्योंकि मेरे भी बहुत सारे सवाल हैं अभी जो क्लियर नहीं है, और मैं आपके कमेंट्स के थ्रू शायद इन सवालों के जवाब पा सकूँ। मैं ये चाहती हूँ कि शायद मेरी इस चीज़ में कुछ क्लैरिटी हो जाए, या मेरी वीडियोस के ज़रिए किसी और की इस चीज़ में क्लैरिटी हो जाए। तो मैं ये भी चाहती हूँ कि आप लोग मेरे इस वीडियो पे कमेंट्स करें, तो उस कमेंट्स को मैं समझ के उसको और एक्सप्लोर करके फिर आप लोगों के साथ फिर से शेयर करूँगी, और कोशिश करूँगी कि आप लोगों का कंसेप्ट भी क्लियर हो पाए। और ये कोशिश तो मैं कर ही रही हूँ कि मेरा कंसेप्ट भी क्लियर हो जाए। तो हम सबसे पहले बात करते हैं मैरिज के कंसेप्ट की, कि ये एक्चुअली मैरिज का कंसेप्ट क्या है। इसको समझने के लिए हमें थोड़ा सा पीछे जाना होगा। पीछे मतलब हमारे ऋषि मुनियों ने, जो हमारे हिंदू स्क्रिप्चर्स हैं, उसमें उन्होंने शादी के लिए उनकी नॉलेज, मतलब मैं तो ये इतनी एक चीज़ तो मैं मानती हूँ कि जो ऋषि मुनियों ने हमें जो कुछ भी कंसेप्ट्स दिए हैं उसके पीछे उनकी बहुत ही डीप रिसर्च रही है। मतलब हम लोग उस रिसर्च तक शायद पहुंच भी नहीं पाएंगे, उस डीप एक जो रीज़न होगा
उसके पीछे पता नहीं मैं कभी पहुंच पाऊंगी कि नहीं पाऊंगी, लेकिन मैं इतना जानती हूँ कि उन लोगों ने हम जो हिंदू स्क्रिप्चर्स में जो उन्होंने हमारे लिए छोड़ा है वो बहुत ही डीप नॉलेज है, और उसको हमें अगर समझ आता है तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं समझ आता तो उसको मुझे लगता है कि हमें एज इट इज़ समझ लेकर चलना चाहिए कि हाँ ये मेरे लिए बेस्ट है, अगर उन्होंने दिया है तो ये बेस्ट है। तो हम इसमें उनके हिसाब से जो मैरिज थी वो एक सामाजिक रिश्ता या दो शरीरों का रिश्ता नहीं था, मतलब वो एक आत्मिक बंधन था, एक पवित्र बंधन। हमें हमारे उसमें हिंदू स्क्रिप्चर्स में लिखा हुआ है कि एक इंसान जो है वो अपने जीवन में कुल 16 संस्कार को पूरा करता है। तो उन 16 संस्कारों में से ये भी एक पवित्र संस्कार है विवाह का, ये भी एक संस्कार है। और इस संस्कार के बिना, मतलब संस्कार माने क्या, मैं ये सोचती हूँ कि संस्कार क्या होता है। संस्कार जैसे हम अपने बच्चों को देते हैं संस्कार, हर चीज़ के ऊपर, कोई भी चीज़ को अगर हमें सुंदर बनाना है, अच्छा बनाना है, तो उसके ऊपर संस्कार किया जाता है। संस्कार जैसे मान लो मेरे पास फैब्रिक है, उस फैब्रिक को मुझे अपने लिए अपने हिसाब से फिटिंग वाला अपना एक ड्रेस बनाना है, तो उसके ऊपर कुछ जो टेलर है वो संस्कार करेगा और उसको इस तरीके से बना देगा कि वो मेरे पहनने लायक बन जाएगा। तो इसीलिए ये कुछ संस्कार हैं जो ऋषि मुनियों ने हमारे लिए बनाए हैं कि जिससे कि हम इंसान जो है वो कुछ मतलब एक अच्छा जीवन जी सके, और हम एक जो मकसद है हमारा ज़िंदगी में लाइफ का, जो हम कहते हैं ना कि हम ढूंढते हैं कि मेरा क्या मकसद है इस जीवन का, क्यों मैं इस ज़िंदगी में आई हूँ, क्यों मुझे जीवन मिला है, तो उस मकसद को ढूंढने में शादी ये भी एक संस्कार है जो हमारी हेल्प करेगा। इसमें अब हम सोचें कि ये हमारी कैसे हेल्प करेगा। इसमें हेल्प होती है कि ये एक सामाजिक जिम्मेदारी है। सामाजिक जिम्मेदारी जैसे कि हम मतलब मान लो शादी, हम शादी करते हैं, बिना शादी के हम क्या करते हैं, बिना शादी के देखो एक सेक्सुअल तो सभी को करना ही है, सबकी एक वो है, ये ज़रूरत है या ये नेचर है या जो भी है। तो अगर हम शादी नहीं करते हैं तो हम क्या करेंगे, ये ज़रूरत तो हम फिर भी पूरी करेंगे, तो उससे हम कभी कहीं और इस तरीके से हम अपने मतलब उसको समाज को ख़राब करते हैं। और जब हम एक शादी एक बंधन में बंध जाते हैं तो वो रिलेशन, हमारा फिज़िकल रिलेशन जो है वो एक इंसान से, जो हमारी फिज़िकल ज़रूरतें हैं वो एक इंसान से पूरी हो जाती हैं, है ना। तो इसलिए ये एक सामाजिक जिम्मेदारी है हमारी, रिलीजियस जिम्मेदारी भी है ये, और हम स्पिरिचुअली भी साथ में ग्रो करते हैं। लेकिन आजकल क्या चल रहा है कि आजकल ये हो रहा है, सबको ये लगता है कि ये एक मतलब जस्ट इसको हम सुपरफिशियली देखते हैं और उसको सिर्फ एक जिम्मेदारी की तरह निभाते हैं, हम स्पिरिचुअली साथ में ग्रो नहीं करते हैं, है ना। लोगों को लगता है कि सोलमेट मिलेगा मुझे, मेरा सोलमेट मिलना चाहिए। सोलमेट मिलते नहीं हैं, सोलमेट बनते हैं जब हम शादी करते हैं, चाहे हम लव मैरिज करते हैं या अरेंज मैरिज करते हैं, वो जिस भी उसमें हम शादी करते हैं तो सोलमेट बनते हैं हम। धीरे धीरे हम जब अपनी सारी चीज़ों को शेयर करते हैं, हम अपनी फीलिंग्स को शेयर करते हैं, हम कुछ जिम्मेदारियां हैं उनको शेयर करते हैं, अपना सुख दुख हम शेयर करते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, कुछ कमियां मुझ में हैं, कुछ कमियां उनमें हैं, उन कमियों को हम शेयर करते हैं, उन कमियों को हम एक्सेप्ट करते हैं, तो हम एक डीप रिलेशन में बनते हैं धीरे धीरे, तो हम सोलमेट बन जाते हैं। तो इस चीज़ के ये हमारा है ऋषियों मुनियों के द्वारा दिया गया कंसेप्ट। लेकिन मतलब मैंने जब से शुरू किया शादी का कंसेप्ट समझना, एक्चुअली क्या है कि मेरी ज़िंदगी में भी हम भी आपस में बहुत लड़ाई झगड़ा करते हैं, मेरे जीवन में भी बहुत उतार चढ़ाव, हर किसी के जीवन में आते हैं उतार चढ़ाव। और मैं भी एक टाइम ऐसा था कि ऐसे जीने लग गई थी, मुझे लगता था कि मतलब साथ ही रहना है, जस्ट एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको पूरा करना है, इसलिए हम साथ में रह रहे हैं, है ना। लेकिन फिर मुझे ये लगा कि अगर इतनी सी ही चीज़ों को, इन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के लिए ही सिर्फ शादी थी, तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ तो हम वैसे भी पूरी कर रहे हैं।
तो इन रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए सिर्फ शादी हो और फिर उस शादी में कोई करेज ना हो, कोई खुशी ना हो, तो उस शादी का तो कोई मतलब ही नहीं रह गया। फिर मुझे धीरे धीरे ये समझ में आया कि नहीं, शादी का मतलब सिर्फ ये जिम्मेदारियां पूरा करना नहीं है, इसके अलावा हम लोगों का आपस में एक कोई स्पिरिचुअल ग्रोथ है, कोई डीप कनेक्शन है, जिसकी वजह से ये शादियां होती हैं। वो डीप कनेक्शन हम भूल जाते हैं। हम जब लड़ाई झगड़ा होता है तो सिर्फ जो हमारा सुपरफिशियल पेन होता है हम उस पर रिएक्ट करके और अपना ये वो सब खत्म कर देते हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हमें एक बार अपना वो डीप कनेक्शन ढूंढने की कोशिश करनी चाहिए। हम एक फिजिकल जर्नी से नहीं जुड़े हुए हैं एक दूसरे से। अगर हम शादी करते हैं, हम जुड़े हैं आपस में स्पिरिचुअल जर्नी से। ये एक स्पिरिचुअल जर्नी है, मैरिज हमारी एक स्पिरिचुअल जर्नी है। और इसमें हम सारी चीज़ों में ग्रो करते हैं। हम सोशल में भी ग्रो करते हैं, हम फाइनेंशियली भी ग्रो करते हैं इकट्ठे, हम एक दूसरे को हिम्मत भी देते हैं, सब कुछ ग्रो करते हैं। लेकिन वो रिश्ते में कहीं ना कहीं कमी रह जाती है। वो यही कमी है कि हम स्पिरिचुअली ग्रो नहीं करते एक साथ। जब हम स्पिरिचुअली ग्रो करेंगे ना एक साथ, तो वो कमी कभी भी नहीं आएगी। आज के समय में लोग मैरिज के कॉन्सेप्ट को कैसे लेते हैं? आज इसे एक डील समझा जाता है, एक कॉन्ट्रैक्ट समझा जाता है। इट्स अबाउट कंपैटिबिलिटी, नॉट कमिटमेंट। लोग अक्सर कहते हैं इफ़ इट्स नॉट वर्किंग, वॉक अवे। या फिर कहेंगे कि इफ़ योर नीड्स आर नॉट मेट, देन फाइंड समवन एल्स। लेकिन हम भूल जाते हैं कि मैरिज इज़ नॉट अबाउट परफेक्शन, इट्स अबाउट सोलफुल कनेक्शन। रोज़ झगड़े होते हैं, सीधा कहते हैं छोड़ो, ख़त्म करो। लेकिन क्या कभी सोचा है कि फाइट सच में एक दूसरे से हैं, या ये कोई हम दर्द है जो कैरी कर रहे हैं उसकी वजह से झगड़े हो रहे हैं? ये जो दर्द है वो कहीं किसी पास्ट की वजह से तो नहीं है, किसी पास्ट से तो इसका कनेक्शन नहीं है। मॉडर्न व्यू सेज यू डिज़र्व पीस ओनली, नो ड्रामा नो मैस। बिना ड्रामा बिना मैस के तो आज इंडिया में तो एटलीस्ट कुछ नहीं होता। आजकल हम पेशेंस तो रखते नहीं, बट एक्सपेक्टेशंस की भरमार है। उसने कुछ कर दिया तो हम बर्दाश्त नहीं करते, लेकिन एक्सपेक्टेशंस हम करते हैं। हम खुद कुछ भी करें और एक्सपेक्ट करते हैं कि वो बर्दाश्त कर जाए। यही सब कुछ चल रहा है आज हमारे जीवन में। आपने एक मूवी देखी होगी, तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया। उसमें शाहिद कपूर का एआई पार्टनर है, वो उसको पार्टनर बनाता है। लोग भी आजकल ऐसा ही पार्टनर चाहते हैं। मतलब उनको एआई जैसी पार्टनर जैसी क्वालिटीज़ चाहिए कि जो रिप्लाई इंस्टेंटली करे, जो पूछा उसका एकदम से जवाब आए, अंडरस्टैंड करे कि आपका मूड कैसा है। आपका मूड अच्छा है तो आपसे प्यार से बात करे, आपका मूड ख़राब है तो आपसे बात नहीं करे, है ना। जैसा आपका मूड है उसी हिसाब से वो बात करे। कभी आपसे आर्ग्यू ना करे, ये कहे ही नहीं कि आप गलत हो, आपकी ईगो को हर्ट ना करे, और एग्जैक्टली वही कहे जो हम सुनना चाहते हैं। तो इसी तरह के क्वालिटीज़ हम अपने पार्टनर में ढूंढ रहे हैं आज के टाइम में। तो क्या ये सच में जो एक एआई पार्टनर है, क्या वो सोलफुल कनेक्शन हो सकता है उसके साथ? ये सोचने की ज़रूरत है। लेकिन क्या ये प्यार है? क्या प्यार सिर्फ कंफर्ट जोन का नाम है? और इट्स अबाउट ग्रोथ, स्पिरिचुअल ग्रोथ, फ्रिक्शन, सरेंडर, आत्मसमर्पण और सोलफुल कनेक्शन। एआई लाइफ पार्टनर से लाइफ स्मूथ तो हो जाएगी हमारी, लेकिन सोलफुल नहीं होगी। स्मूथ तो कर देगी क्योंकि कोई लड़ाई नहीं, कोई झगड़ा नहीं, पर मुझे ऐसा लगता है कि क्या स्मूथ लाइफ अच्छी लगती है? क्या जिनकी लाइफ स्मूथ होती है, क्या वो जिंदा होते हैं? वो फिल्मों में दिखाते हैं ना, कई डायलॉग्स बोलते हैं कि वो उस पर मॉनिटर पे अगर लाइफ लाइन जो है वो सीधी है तो इसका मतलब वो इंसान गया। यानी कि लाइफ का नाम तो उतार चढ़ाव तो है ही है, उसी के साथ मज़ा है।
तो एक दिन हम अगर हमें ये पार्टनर मिल भी जाता है तो हम एक ना एक दिन उस वो भी फेड अवे हो जाएगा, क्योंकि जो अगर फेड नहीं होता है तो वो सिर्फ और सिर्फ एक सोलफुल कनेक्शन है, वो कंपेनियनशिप है, वो फेड नहीं होती कभी भी, वो मरने नहीं देती, इंसान को जीना सिखाती है। हम शादी में क्या मिस कर रहे हैं? हम सुनते हैं जवाब देने के लिए, समझने के लिए नहीं। मैं उनको सुन रही हूँ, मैं अपने पार्टनर को सुनती हूँ, ये सुन के कि दिमाग में चल रहा होता है कि अब मुझे क्या जवाब देना है इसके लिए, लेकिन इसलिए नहीं सुनती कि वो एक्चुअल में कहना क्या चाह रहे हैं। हम वर्ड्स को पकड़ लेते हैं, कहते हैं ना कि भाव पे नहीं जाते, वर्ड्स को पकड़ लेते हैं। अब वर्ड्स किसी को नहीं भी एक्सप्लेन करना आता, मैं भी कम ही एक्सप्लेन कर पाती हूँ। वक्त देना किसी को बिना कारण के, हम लोग आजकल ऑनलाइन तो प्रेजेंट है और ऑफलाइन एब्सेंट। फ़ोन पे तो पूछ लेंगे, व्हाट्सएप पे तो चैट कर लेंगे, लेकिन मिलने कब जाते हैं? कितने सुबह जाते हैं, घर से निकलते हैं और रात के 12-12 बजे घर आते हैं। ऐसे आते हैं जैसे होटल में आ रहे होते हैं। कमियों को एक्सेप्ट करना। हम मैरिज में प्यार ढूंढते हैं, लेकिन कभी प्यार की लैंग्वेज नहीं समझते। क्या प्यार की लैंग्वेज सिर्फ यही है आपकी हर बात को मैं सुनूं और उस पर रिएक्ट ही नहीं करूं? जिस इंसान से हम प्यार करते हैं ना, उस इंसान की कोई वो कुछ गलत करेगा तो हम रिएक्ट करेंगे ही करेंगे, क्योंकि हम नहीं चाहते ना कि वो जो गलत कर उसको उसकी गलती का असर, मतलब जब वो इंसान गलत करेगा तो ऑब्वियसली कि दूसरे लोग उसको सुनाएंगे, तो हम ये नहीं चाहते कि दूसरे लोग उसको सुनाएं, तो इसलिए हम उनको करेक्ट करने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये चीज़ हम समझते नहीं हैं। अगर हमारा पार्टनर हमें करेक्ट करने की कोशिश कर रहा है तो उसके पीछे का भाव नहीं समझते। हमें ये लगता है कि वो मुझे हर चीज़ पे टोकती है, वो मुझे कुछ करने नहीं देती या करने नहीं देता। हम प्यार या मैरिज उसको एक्सटर्नल लुक्स से देखते हैं, एक स्टेटस से शादी करते हैं, है ना। वो एक दिन फेड तो होना ही है, जैसे एआई का जो स्मूथ वो है वो फेड हो जाना है। और यहीं से शुरुआत होती है सोलफुल कनेक्शन की, सोलफुल कंपेनियनशिप की। जो रिश्ता उन सब खामियों से ऊपर है, जितनी भी खामियां हैं मुझ में हैं, तुम में हैं, सब में है, उन सब खामियों से ऊपर है, वो है सोलफुल कंपेनियनशिप। इसी को बोलते हैं। हम पार्टनर को क्या दे रहे हैं, हमें ये सोचना है। हम पार्टनर से क्या ले रहे हैं, ये सोचेंगे तो पार्टनरशिप नहीं चलेगी। हम अपना क्या देते हैं उस पार्टनरशिप में, मैं मेरा रोल क्या अदा कर रही हूँ उसमें। हम जब कोई बिजनेस करते हैं तो उसमें 2 पार्टनर्स होते हैं, 4 पार्टनर्स होते हैं। हर पार्टनर का अपना अपना एक टैगलाइन होता है कि मुझे ये काम करना है और उसको ये करना है। तो अगर वो पार्टनर, मतलब मैं उस कंपनी की पार्टनर हूँ और मैं मेरा काम करने की बजाय मैं उसके काम में दखल दूँ और देखूँ कि वो सही कर रहा है कि नहीं, कंपनी नहीं चलेगी। मुझे ये विश्वास होना चाहिए कि वो अपने एंड पे अच्छा कर रहा है, मैं मेरे एंड पे अच्छा करूँ, तो पार्टनरशिप टॉप क्लास जाएगी। यही सोलफुल कंपेनियनशिप है। अनकंडीशनल लव हम चाहते तो सब है, देते हम नहीं। क्या हमने कभी सोचा कि हम किसी को अनकंडीशनल लव करते हैं? अनकंडीशनल लव क्या होता है? नो कंडीशंस, नो आर्ग्यूमेंट्स, ओनली एक्सेप्टेंस। क्या हम करते हैं ये जो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि वो हमें करें? तो शुरुआत तो पहले हमें करनी होगी, सबसे पहले हमें समझना होगा। सोलफुल कनेक्शन जो है वो तब शुरू होता है जब हम पार्टनर की बात को सुनते नहीं हैं, समझते हैं। इफ़ डजंट स्टार्ट विद रोमांटिक डेट्स, परफेक्ट फोटोज और सेइंग आई लव यू एवरी डे, इट स्टार्ट्स व्हेन यू स्टॉप रिएक्टिंग एंड स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग। प्यार तब नहीं होता जब सब कुछ सही होता है। प्यार तब होता है जब सब कुछ गलत हो, लेकिन तब भी हम ये कह रहे हैं आई लव यू। कुछ गलत होते हुए भी हम दोनों साथ हैं, यही प्यार है। जब हम इग्नोर्ड फील करते हैं, हम टूटे हुए होते हैं, हमारा ट्रस्ट टूटता है, गलत होता है, तो बहुत कुछ होता है,
मतलब एक एक्शन हुआ तो उसका रिएक्शन होना ही है, ये तो ऑब्वियस है। हम इंसान हैं, हम किसी भी एक्शन के लिए रिएक्ट तो करेंगे ही करेंगे। लेकिन हम ये नहीं सोचते कि क्या ये रिएक्शन जो हम कर रहे हैं ये सुपरफिशियल है या डीप है। मतलब हमें थोड़ा सा अपने रिएक्शन पे ध्यान देने की ज़रूरत है। हम जो रिएक्ट करते हैं ना वो सुपरफिशियल होता है, डीप में नहीं होता। अब वो सुपरफिशियल रिएक्शन जो आता है वो कहाँ से आता है? या तो कोई हम पास्ट का बर्डन कैरी कर रहे होते हैं, या कोई ना कोई ऐसी डिस्टरबेंस होती है हमारे दिमाग में, या फिर हम समझना ही नहीं चाहते हैं, बस हम सुपरफिशियली जीना चाहते हैं, तब ये इश्यूज आते हैं। मतलब इसको सीधी सी भाषा में हम ईगो भी कहते हैं, कि जब हमारी ईगो सामने आ जाती है तो हम रिएक्ट करते हैं। अगर इस ईगो को साइड में कर दें तो रिएक्शन नहीं होता, तब हम समझदार हो जाते हैं, और हमें ट्रस्ट टूटता है, बार बार टूटता है, लेकिन फिर भी हम स्ट्रांग होकर उस रिश्ते के लिए खड़े रहते हैं। मैंने कहीं ना कहीं महसूस किया है ये, कि जब हम टूट जाते हैं तब एक बार को तो लगता है कि हाँ रिश्ता ख़त्म, लेकिन जब दूसरी बार बैठकर हम थोड़ा सा अलग बैठ के सोचते हैं तो फील होता है कि नहीं, कोई डीप कनेक्शन है अंदर जिसकी वजह से मैं जुड़ी हुई हूँ। ये छोटी छोटी लड़ाइयाँ तो कुछ मैटर नहीं करती, ये ट्रस्ट है, ये लव, जो डीप सोलफुल कनेक्शन होता है ना, वो सारी चीज़ों को हील कर देता है। मतलब टाइम लगता है उसको हील होने में, लेकिन वो हील हो जाता है और आपको फिर से ही वही इंसान प्यारा लगता है, उसी इंसान के प्यार में आप फिर से पड़ जाते हो। हम अक्सर झगड़ते हुए बात करते हैं कि यू अंडरस्टैंड मी, यू ट्रिगर मी, यू मेड मी फील दिस वे, लेकिन थोड़ा सोचेंगे तो पाएंगे कि सच्चाई कुछ और ही है। एक्चुअली हम खुद को ही नहीं समझ पाते। समझो कि जो ये दर्द है वो कहाँ से आ रहा है। अपनी ट्रिगर्स को पकड़ो उससे पहले कि वो रिएक्ट कर दे। हम एक छोटी सी बात से ट्रिगर हो जाते हैं, गुस्सा आ जाता है हमें, लेकिन एक बार बैठ के थोड़ा सा एनालाइज तो करें कि लेकिन ये गुस्सा आ क्यों रहा है एक्चुअल में। क्या सच में ये बात है भी है, या बस मैं एक ऐसी रिएक्ट कर रही हूँ। जब तक आप खुद को नहीं समझेंगे ना, तब तक आप किसी और को नहीं समझ पाएंगे। ये सच्चाई है। सबसे पहले खुद को समझना ज़रूरी है। जब हम कंप्लेंट करते हैं कि तुम मुझे समझते नहीं, तो क्या हम उनको समझते हैं? सबसे पहले खुद को समझना ज़रूरी है। खुद को समझेंगे तो हम उनको समझ पाएंगे। तो इतनी सारी बातों को डिस्कस करके मैं तो इसी कंक्लूजन पे पहुंची हूँ कि मैरिज इज़ नॉट अबाउट अ सोशल कॉन्ट्रैक्ट, इट्स अ soulful companionship. It's not about sharing a home, wearing rings, taking selfies, raising children. It's about, it's a journey, दो अधूरी रूहों की जो एक दूसरे में पूरा होने का रास्ता ढूंढती हैं। इट्स अबाउट फॉरगिवनेस, पेशेंस, रीबिल्डिंग, फॉलिंग इन लव विद सेम पर्सन अगेन एंड अगेन।
शादी सिर्फ साथ जीने का वादा नहीं है, शादी एक दूसरे की रूह को छूने का सफ़र है। लेकिन ये सफ़र तभी तय होगा जब हम कुछ कमिटमेंट्स करेंगे एक दूसरे से, नॉट जब तक सब सही हो तब तक वाला प्यार या कमिटमेंट, बट ए सोलफुल कमिटमेंट। मैरिज इज़ नॉट परफेक्ट, ये एक पवित्र बंधन है, इसे परफेक्ट बनाना पड़ता है। जब हम एक दूसरे से डीप कनेक्ट होते हैं तब हम इसको परफेक्ट बना पाते हैं। सोलफुल लव इज़ नॉट अबाउट फाइंडिंग द राइट पर्सन, इट्स अबाउट बिकमिंग द वन हु स्टेज। वी विल हर्ट ईच अदर, वी विल लूज पेशेंस, बट अगर सोलफुल कमिटमेंट है तो प्यार फिर से हील हो जाएगा। हम फिर उसी इंसान के साथ हर बार नए तरीके से प्यार में गिरते हैं। फ्लॉज भी आएंगे, फाइट्स भी आएंगे, बट अगर कमिटमेंट सोलफुल है तो रिश्ता टूटेगा नहीं, हील हो जाएगा और मजबूती से और गहराई से जुड़ जाएगा। दिस इज़ नॉट द एंड, ये सिर्फ एक शुरुआत है दोस्तों, एक सोलफुल सफ़र की, जहाँ प्यार चेहरे से नहीं होता, रूह से होता है, जहाँ रिश्ता गलतियों से टूटता नहीं है और भी गहरा हो जाता है। क्योंकि बियॉन्ड एवरी फीलिंग देयर इज़ अ लव विच कैन हील द ब्रोकन, इवन द मोस्ट ब्रोकन ट्रस्ट। तो चलिए दोस्तों, उस सफ़र पर हम साथ चलते हैं जहाँ सोलफुल लव शुरू होता है। दोस्तों, मैंने शुरू में ही आप लोगों को बताया था कि मैं एक लर्नर हूँ, एक सीकर हूँ, तो मुझे भी कुछ ज़्यादा नॉलेज नहीं है, लेकिन मुझे मेरी फीलिंग्स को वर्ड्स भी देने नहीं आते, लेकिन मैं जानती हूँ कि मैं आप लोगों की मदद से शायद वहाँ तक पहुँच पाऊँ जहाँ तक मैं जाना चाहती हूँ। हाँ, शायद मैं नहीं पहुँच पाऊँ तो आप लोगों में से कोई शायद पहुँच जाए वहाँ तक, तो प्लीज़ मेरे को कमेंट ज़रूर करना। तो हम लोग एक साथ सफ़र शुरू करेंगे, सोलफुल लव बियॉन्ड द फ्लॉज। ये एपिसोड 1 था। इसके कमेंट्स जब मुझे मिल जाएंगे, उनको एक्सप्लोर करके मैं उन सब का भी आपको एक्सप्लोरेशन बताऊंगी, और उसके बाद फिर मैं सेकंड एपिसोड पे आऊँगी। थैंक यू दोस्तों।